प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए कुछ सजेशन दे दें। देखिए, मैं अपने नोट्स में वो चीज़ रखूंगा ना जो मुझे नहीं आती, ताकि मैं उसको याद करूं। जी वो मैं जी, नहीं लिखूंगा जो मुझे आता मुझे है। आता है। करंट अफेयर का पेपर, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, टाइमिंग कितनी है? क्वेश्चन को ऑप्ट करने के लिए, जो उसके टाइम की स्लॉट को चेक करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि उसके मार्क्स कितने हैं और उसको उतना टाइम दिए। एफपीएससी का सिलेबस थॉरोली डिज़ाइंड है आपके रियासती उमूर के साथ। क्यों? क्योंकि अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो फिर हमें करंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में हम किस तरह से अपना एनालिसिस डेवलप कर सकते हैं। पास्ट 10 ईयर्स के एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर लें तो आप एक पेपर पे सारे मार्क कर लेंगे कि इसके पास ये एरियाज़ हैं एमसीक्यूज़ बनाने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आजिल हसनात। प्रोग्राम सीएसएस गाइड के साथ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। नाजरीन, हमारा पिछला प्रोग्राम ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए था। हमने कोशिश की कि उन तमाम सवालात के जवाबात हम दें जो किसी बिगनर्स के जहन में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस एग्ज़ाम्स के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। हमने स्टूडियो में दावत दी है, हमारे मेहमान हैं, सीएसएस मेंटोर हैं, इसके अलावा वो न्यूज़ एंकर भी हैं, जनाब अहमद राना साहब। सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू हसनात। अच्छा सर, ऐसे है कि जो सीएसएस के एग्ज़ाम्स में बेसिकली 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से 6 कंपलसरी होते हैं और 6 जो है वो ऑप्शनल होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम कंपलसरी सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। सर, काइंडली नाजरीन को बता दीजिए वो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। अच्छा, जैसे आदिल आपने कहा कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बेसिकली 12 सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि 1200 नंबर्स पर आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और उस रिटन एग्ज़ाम में जो कंपलसरी का पोर्शन है वो एक पोर्शन है जिसके 600 नंबर होते हैं, और जो ऑप्शनल का पोर्शन है उसमें से आपको 600 नंबर के क्वेश्चंस 600 नंबर के पेपर्स को ऑप्ट करना होता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं ऑप्शनल्स में जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स 200 मार्क्स के हैं। इस वजह से फिर अगर आपने एक 200 मार्क्स का चूज़ कर लिया तो फिर आप 5 टोटल सब्जेक्ट्स पे जा रहे होते हैं। तो टोटल मार्क्स 1200 होते हैं, और 1200 में स्पेसिफिकली अगर हम आज, जैसे आज का आपने प्रोग्राम के हवाले से इंट्रो में कहा कि आज हम सिर्फ कंपलसरी पर बात करेंगे, तो जो कंपलसरीज़ के टोटल 6 पेपर हैं, उन 6 पेपर्स का क्राइटेरियन पीपीएससी एफपीएससी ने इस तरह से एडजस्ट किया है कि जो इंग्लिश ऐसे है वो एक 100 नंबर का होता है। उसमें दूसरा पेपर है इंग्लिश प्रेसी एंड ग्रामर कॉम्पोजिशन के हवाले से, वो भी 100 नंबर का होता है। तमाम 100 नंबर के हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात, और फिर उसमें करंट अफेयर्स। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरीज में आते हैं, जिन पर आपको सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी लिखना होता है। जी सर। सर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी से शुरू करते हैं। सर, पहले सबसे तो बताइएगा कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जैसा कि आपने बता दिया टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं, ये बता दीजिए इसके पोर्शन कितने होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं? मेरा कहने का मतलब यह सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आए। अच्छा आदिल, इसमें ऐसा है कि जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, इस पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर सिर्फ जनरल साइंस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और जनरल साइंस से मुतालिक कुछ भी चीज़ें हैं। उसके 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो सिलेबस के अंदर प्रॉपर डिफाइन किए गए हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है वो 40 नंबर का है, तो 60 नंबर का जनरल साइंस का पोर्शन और 40 नंबर का एबिलिटी का पोर्शन, जिसको हम वैसे तो मैथ्स का पोर्शन कहते हैं, लेकिन इसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं। और 2016 में जब सीएसएस का कोर्स रिवाइज़ हुआ, सारा सिलेबस रिवाइज़ हुआ, तो उस वक्त इस 40 नंबर को ऐड किया गया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर, और उस वक्त इस सब्जेक्ट का नाम होता था एवरीडे साइंस। तो इसको ईडीएस एवरीडे साइंस कहा जाता है। इसमें मैथ्स ऐड करने के बाद अब ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गया। टोटली 100 मार्क्स बनते हैं, और इसका जब पेपर आता है तो उसमें 20 मार्क्स एमसीक्यूज़ के हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के हैं, और वो इन दोनों एरियाज़ को कंपाइल करके फिर वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। जी। अच्छा सर, जिस तरह 2 इसके पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, सर काइंडली ये बता दीजिए कि हर पार्ट के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या है? अच्छा, जो टाइम ड्यूरेशन है, ये क्वेश्चन जो है जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं इन एग्जामिनेशन सेंटर, उस वक्त ये काउंट करता है कि अब आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें किसी क्वेश्चन के ऊपर आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जी जी। और उस क्वेश्चन को क्या वेटेज दी है एग्जामिनर ने। तो ये हम प्री डिफाइन नहीं करते हैं इस बात को पहले से कि हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, लेकिन जो क्वेश्चन जब हमारे पास आता है, अगर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो जाहिर है वो टाइम लेगा। अगर एक क्वेश्चन सिर्फ डिफाइन पर है, 2 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, क्योंकि एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स भी बनाए जाते हैं,
तो एक डिफाइन वाले क्वेश्चन के ऊपर आप उतनी उसके मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंगली उसको टाइम एलोकेट करते हैं। वैसे जितने भी पेपर्स हैं सीएसएस के, उसमें 3 आवर्स एक सब्जेक्ट का टाइम होता है, और 3 आवर्स में अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं या उसके जो पार्ट्स हैं, या क्योंकि टोटल डिस्क्रिप्शन एग्जामिनर की है कि वो किस एरिया को ज़्यादा आपसे पूछता है, किस एरिया को कम पूछता है। तो अभी तक मोस्टली ऐसा ही होता है कि एवरेजली तमाम पर इक्वल टाइम डिवाइड किया जाता है, और आपको एक क्वेश्चन को ऑप्ट करने के लिए जो उसके टाइम की स्लॉट को चेक करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि उसके मार्क्स कितने हैं और उसको उतना टाइम दिया। ये ना हो कि कम मार्क्स वाले को आप सारा 1.5 घंटा ही उस पर ज़ाया कर दें और फिर आने वाले अगले क्वेश्चंस पे आप ना जाएं। मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने उसको एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं? हमने पासिंग मार्क पिछले कह एग्ज़ाम सकते में हैं। भी ये क्राइटेरियन नाज़रीन से शेयर किया था, और जो बच्चे इसको सुन रहे हैं उनके लिए एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। सीएसएस के अंदर जो हमारे कंपलसरी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में आपको 40 मार्क्स लेने हैं और 100 में से 40 नंबर लेने हैं। अगर आपके 39 मार्क्स भी हैं तो आप फेल कंसिडर होंगे, और 40 मार्क्स पे आप पास कंसिडर होंगे। और अगर हम ऑप्शनल्स की बात करें तो वहाँ क्राइटेरियन थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शनल जो 100 मार्क्स, अगर कोई ऑप्शनल 200 मार्क्स का है तो उसका एक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। तो कोई भी 100 मार्क्स का जो ऑप्शनल का पेपर है उसमें आपके 33 मार्क्स जो हैं वो होंगे। लेकिन तमाम ऑप्शनल्स में अगर आप 33 मार्क्स ले लें, तमाम जो कंपल्सरी जोन में आप 40-40 मार्क्स ले लें, आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें पास तो कंसीडर होंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल जब आएगी जब आपका एग्रीगेट जो है वो 600 में जाकर बन रहा होगा, यानी हाफ ऑफ द 1200 मार्क्स, 50% जब आप मार्क्स ले लेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। बट आई सजेस्ट टू ऑल जो एस्पायरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं कि डोंट गो फॉर द पासिंग मार्क्स, गो फॉर द पोटेंशियल मार्क्स, गो फॉर द टॉपर मार्क्स, के आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हों कि जब एलोकेशन में आपके मार्क्स मेरिट ऑर्डर में कंसीडर किए जा रहे हो तो आप सिर्फ पास ना हो बल्कि आप मेरिट ऑर्डर में भी जाकर कम्पीट करें। सही। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है सर, ये एक बहुत ही अनलिमिटेड इसका सिलेबस है, तो नाज़रीन को ये बता दीजिए कि इसका बेस्ट वे प्रिपरेशन का क्या है? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं तमाम बच्चों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनलिमिटेड सिलेबस सीएसएस में बिल्कुल नहीं होता। सीएसएस के बारे में ये एक मिथ है कि सीएसएस का पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीएसएस का पेपर बिल्कुल डिफाइंड पेपर होता है, बिल्कुल उस सिलेबस में से आता है जिस तरह से हम अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं और हम उनको एक सिलेबस और करिकुलम के तहत तैयार करते हैं। तो एफपीएससी ने 2016 में एक नया सिलेबस रिवाइज़ किया, और उससे पहले उनका जो सिलेबस है वो उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। आप जस्ट जाएं और उस सिलेबस को डाउनलोड करें, उसमें वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ लिखी हुई है कि हमने कहाँ से किस चीज़ के बारे में पूछना है। और जब आप एक सब्जेक्ट के बारे में जैसे आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करें तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर अगर यूनिवर्स का वर्ड लिखा हुआ है तो यूनिवर्स के ऊपर कितना क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए हम पास पेपर्स रिव्यू करते हैं कि इसका स्कोप जो है वो एग्जामिनर किस तरह से इसको एडजस्ट करता है। 5 नंबर के लिए एडजस्ट करता है, 10 नंबर के सवाल पे एडजस्ट करता है, मैक्सिमम 20 नंबर के सवाल पे एडजस्ट करता है। इससे ज़्यादा उस पर ऐसे नहीं लिखवाता है आपको जनरल साइंस में, यानी 100 मार्क्स पे सिर्फ यूनिवर्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए कि इसका स्कोप कितना है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का, तो हम उसको उस लिहाज से प्रिपेयर करते हैं। और एक चीज़ और कि जितनी क्वालिटी आपकी प्रिपरेशन में अच्छी होगी, आप उस पर रिसर्च अच्छी करेंगे, आप उसकी गाइडेड बुक्स पढ़ेंगे, आप वो रेलिवेंट बुक्स पढ़ेंगे जो सीएसएस में आपने लिखनी है, उतना ज़्यादा आपके पेपर में क्वालिटी होगी। क्योंकि आपका मुकाबला, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, आप मुकाबले के इम्तिहान में हैं। यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका मुकाबला बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप घर में कभी पढ़ें और कभी ना पढ़ें और जाकर पेपर दे दें और वो आपका पेपर पास कर देंगे। नहीं, जो बच्चे कॉन्टीन्यूसली डिटर्मिनेशन से, पैशन से और बहुत पैशनेट होकर कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, उनसे आपका मुकाबला है। आपको पहले ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है और फिर आपको चीज़ें तैयार करनी है, तो फिर इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। अच्छा सर, नेक्स्ट जो हमारा पास सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर का। सर काइंडली पहले तो ये बता दीजिए, करंट अफेयर की डेफिनेशन कर दीजिए कि किसको करंट अफेयर कहते हैं? 1 माह पहले की चीज़ों को कहते हैं, 2 माह पहले की चीज़ों को कहते हैं, किसको कहते हैं? अच्छा, करंट अफेयर का पेपर, जैसे उसमें उस पेपर का नाम ही करंट अफेयर है, और ये पेपर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है जब हम इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। इस पेपर को सिर्फ हमने वो अफेयर्स तैयार करने हैं जो करंटली इस वक्त न्यूज़ का हिस्सा हैं और जो हमारे सिलेबस से इन टच है। एफपीएससी का सिलेबस थॉरोली डिज़ाइंड है आपके रियासती उमूर के साथ, जो जिस तरह से रियासत स्टेट ने काम करना है। अब उसके अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं करंट अफेयर के पेपर के। पहला पार्ट है जिसको हम डोमेस्टिक अफेयर्स कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है,
और उसमें भी फिर आगे फर्दर डिवीजन है कि हमारे सोशल इश्यूज़ क्या हैं, इकोनॉमी के हवाले से हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, पॉलिटिकली कैसे हैं। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है करंट अफेयर का वो है एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स में कि पाकिस्तान का बाहर की दुनिया के साथ कैसे कनेक्शन है, चाहे वो उसके नेबर्स कंट्रीज़ हों, चाहे वो किसी मेजर पावर्स के साथ उसका रिलेशन हो, वो इस्लामिक ब्लॉक्स इस्लामिक कंट्रीज से उसका रिलेशन हो, और जो इंटरनेशनल और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है, यूरोपीय यूनियन है, सार्क है, SCO है, इन तमाम के साथ तो एक्सटर्नली पाकिस्तान किस तरह से देख रहा है। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है इस पेपर का वो है ग्लोबली, जैसे पेंडेमिक है, कोविड-19 है, और फिर इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, वॉर ऑन टेरर है, इस्लामोफोबिया है, पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर भी अब एक इंटरनेशनल कॉज है। सो ऑल इशू जो इस तरह के ग्लोबल इम्पैक्ट में आते हैं वो इसके ग्लोबल एरियाज़ के। तो इसका सिलेबस डिफाइंड हो गया पहले तो। अब अगर ये सिलेबस डिफाइंड हो गया तो अब करंटली इन तमाम एरियाज़ पर क्या न्यूज़ चल रही है, इन तमाम एरियाज़ पर क्या अपडेट्स हो रही हैं, क्या इस पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान इन इशूज़ को किस तरह से देख रहा है, उस चीज़ के ऊपर फिर हम प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर आपने पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को स्टडी करना है, पाक चाइना रिलेशन को स्टडीज़ करना है, तो आप पहले पाक चाइना रिलेशन की स्टडी में उसकी टाइमलाइन को तो गो थ्रू करेंगे कि 1947 में पाकिस्तान बना जी और जी उसके बाद से लेकर चाइना के साथ आज तक हमारे साथ क्या अहवाल रहा चाइना और पाकिस्तान का। जी जी सो ये बैकग्राउंड हमने तैयार किया। क्यों? क्योंकि अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो फिर हमें करंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में हम किस तरह से अपना एनालिसिस डेवलप कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स में किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड ज़रूर हासिल करें, किसी भी हिस्ट्री से हासिल करें, किसी सीनियर से डिस्कशन करके हासिल करें, किसी मेंटोर से उसकी गाइडलाइन लीजिए, अवेलेबल बुक से उसको पढ़िए, और उसके बाद फिर उसको करंट जो अखबार हैं, हमारे नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन है, ट्रिब्यून है, द न्यूज़ है, उनको पढ़िए और वहाँ से अपना एनालिसिस डेवलप करिए। इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं वहाँ से पढ़िए, क्वार्टरली मैगजीन्स बहुत से इंस्टीट्यूट्स आजकल उसको पब्लिश कर रहे हैं, उनको जाकर पढ़ें तो आप अपनी पेपर के अकॉर्डिंगली फिर चीज़ों को बहुत अच्छा तैयार कर रहे होते हैं और एनरिच कंटेंट के साथ आप पेपर में जा रहे होते हैं। और अब ये एक चीज़ जो आपके क्वेश्चन की रह गई वो ये कि करंट अफेयर में एक महीना का करंट अफेयर आता है। FPSC और PPSC के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो क्राइटेरियन है करंट अफेयर्स का वो 2 ईयर से लेकर 6 मंथ के एम्बेट में है, यानी 6 मंथ का एम्बेट जी जी आपने लाजमी कवर किया हो। और क्योंकि जो चीज़ आज हुई है उसके ताने बाने आज से 6 महीने पहले और पहले 1 साल पहले भी कंटिन्यू होते हैं। जी जी अफ़गान वॉर जैसे है, अब अफ़गान वॉर तो पिछले 20 साल से चल रही है। सो आप एटलीस्ट 2 ईयर्स बैक तक उसकी आपको डेवलपमेंट्स पता हो, जिसको आपने करंट डेवलपमेंट से कनेक्ट करना है और इसका जो पेपर सॉल्व करना है। मैं अपने जो बच्चे अब अगले पेपर्स में जा रहे हैं उनको भी क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर का पेपर करंट अफेयर का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर नहीं है। तो डोंट कंफ्यूज इन पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर को आपने सिर्फ करंटली चीज़ों के डेवलपमेंट के हवाले से एनालिसिस करना होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का कितना रोल है ख़ास तौर पे जो करंट अफेयर पेपर इसका तैयार करने के लिए? अच्छा, करंट अफेयर का पेपर तैयार करने के लिए आई सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया और जो हमारे एक्स्ट्रा इश्यूज़ हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है उनको अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे होते हो, आपकी कोई भी लिखी हुई चीज़ वो आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है लेकिन शायद वो किसी फैक्ट पर बेस्ड ना करता हो। लेकिन एक बुक जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल होती है, पब्लिशर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक चीज़ कोट कर रहा है, प्रॉपर साइटेशन से कोट कर रहा है, या आप कोई पब्लिश आर्टिकल पढ़े तो रिसर्च बेस्ड चीज़ों को और अथेंटिक चीज़ों को पढ़ने की तरफ जाइए। ज़्यादा पढ़ने की तरफ जाइए, कम देखने की तरफ जाइए। ये एग्ज़ाम पढ़ने और लिखने से आपको ज़्यादा लर्न होगा। बच्चा ऐसा करते हैं स्टूडेंट से तैयारी करते वक्त कि वो चीज़ों को सुन लिया, टॉक शोज़ में चीज़ें सुन ली, और फिर जब उनको पेपर पे लिखते हैं तो उनके पास अपने अल्फाज होते हैं चीज़ों को लिखने के। उनके पास स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं होते जो किसी कॉज के अंदर यूज़ होते हैं, किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने में यूज़ होते हैं। तो वी नीड ब्यूरोक्रेटिक सेक्रेटेरियल अप्रोच, वी नीड टेक्निकल वर्ड्स टू एक्सप्लेन द टेक्निकल कॉजेज़। सो हमें वो चीज़ रीडिंग से आएगी। सो डिपेंड करें जो बुक्स अवेलेबल हैं, डिपेंड करें उन सोर्सेज पर जिनको पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से आपका रिटन एक्सप्रेशन भी ठीक होगा और उसके बाद आपने लिखना भी वही पढ़ा हुआ है और आप उससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो सुनने से और कम अज़ कम कोशिश करें कि रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है बुक से करें, और सुनने वाला काम और सोशल मीडिया और बाकी जो एलिमेंट्स हैं सारे हेल्पफुल हैं, लेकिन ये हमारे सेकंड फेज़ में जाते हैं जब हम किसी इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे होते हैं तो हम उससे अपना ओपिनियन बना रहे होते हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड कोई बता दें, कोई प्रिपरेशन बेहतर करने के लिए कुछ सजेशन दे दें। करंट अफेयर बेहतर करने का सजेशन यही है कि पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। CSS में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या ओवरनाइट कोई फार्मूला नहीं है कि आप ये कर लें। अगर मैं सारे बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे, अगर मैं आपको एक रात पहले बता दूं कि ये 5 सवाल आने हैं और आपने उनको 6 महीने पढ़ के अपनी अप्रोच डेवलप नहीं की
आप कल उसको वैसे लिख ही नहीं सकोगे। और वो बच्चा जिसने 6 महीने से उसको मुसलसल पढ़ रहा है, डिफरेंट एंगल से देख रहा है, सो एक चीज़ जो टाइम टेकिंग है वो टाइम लेगी। इसको पढ़िए, ये पढ़ने से ही पास होगा। इस एग्ज़ाम में कोई शॉर्टकट नहीं है, इस एग्ज़ाम में कोई गैस नहीं है। बिल्कुल किसी की ना सुनिए, बिल्कुल किसी गैस पे ना जाइए, अपने ऊपर एतमाद रखिए। बहुत ट्रांसपेरेंट एफपीएससी का सिस्टम है जो आपको इंशाल्लाह इसमें क्वालिफाई करवाएगा। सर अगला पेपर जो है वो है पाकिस्तान अफेयर्स। सर ये बता दीजिए कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं और टाइम जो एलोकेशन होती है वो किस अच्छा, तरह होती पाकिस्तान है? अफेयर्स के जो दो ही पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें हमारे पास 80 मार्क्स सेम फार्मूला और 20 मार्क्स सेम फार्मूला ऑफ ऑब्जेक्टिव। लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर 712 मोहम्मद बिन कासिम जब बर सग़ीर में आया तो उसकी आमद से शुरू होता है। और 712 से लेकर फिर गज़नवी रूल है, गौरी रूल है, और गौरी है फिर गज़नवी, और फिर उसके बाद सल्तनतें हैं, उसके बाद फिर हमारा मुग़ल एरा है, मुग़ल एरा के बाद फिर रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट्स हैं, फिर सर सैयद अहमद ख़ान हैं और उनके पूरा टेन्योर है। उसके बाद फिर 1906 का इवेंट है, जेम्स रिफॉर्म्स हैं, फिर उसके बाद 1935 का एक्ट है, 1935 के एक्ट के बाद मिनिस्ट्रीज़ हैं 1940 और 47। तो ये सारे इवेंट्स जिस तरह मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोले हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो उसका प्री और पोस्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये पहले क्या हालात बन रहे थे तो ये इवेंट हुआ, और ये इवेंट होने के बाद उसके इम्पैक्ट क्या हुए। तो पाकिस्तान का मौजूदा पाकिस्तान जो बना है, इन तमाम इवेंट्स ने उसमें अपना इनपुट दिया है। तो आपको हिस्ट्री का प्री 1947 में से आपके 2 या 3 सवाल बनते हैं, तो आपको हिस्ट्री पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद पोस्ट 1947 यानी पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के क्या मसाइल थे, हमारे इकोनॉमिक इशूज़ क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या थे, हमारे पॉलिटिकल एराज कैसे रन हुए, हमारी गवर्नमेंट्स कैसे रन हुई, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज किया गया, और फिर आने वाली तमाम डेवलपमेंट्स। तो ये भी हम पाकिस्तान अफेयर में पढ़ते हैं। इन माई ओपिनियन पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर CSS के तमाम कंपल्सरी पेपर्स में सबसे ज़्यादा लेंथी पेपर है, और इस पेपर को बच्चे शायद बहुत स्किम करते हैं, बहुत कम गो थ्रू करते हैं। लेकिन आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपका एसे राइटिंग का कंटेंट भी इसी पेपर से बनता है, आपका करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड भी इसी पेपर से बनता है। आप इस पेपर के लिए अथेंटिक और अच्छी बुक्स की तरफ जाएं। एंड आई सजेस्ट टू एवरी एस्पायरेंट, डोंट गो टू दी नोट्स, किसी के नोट्स जिसने बनाए हुए और आपने वो नोट्स लेकर उससे तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने नोट्स में वो चीज़ रखूंगा ना जो मुझे नहीं आती, ताकि मैं उसको याद करूं। वो मैं नहीं लिखूंगा जो मुझे आता मुझे है। आता है बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने किसी के नोट्स लिए हैं तो आपने वो लिया है जो उसको नहीं आता था, और आपने पहले ही तैयारी आधी की। तो आधी तैयारी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप पेपर में क्या करेंगे जाके। तो आई सजेस्ट कि आप किसी एक अच्छी हिस्टोरियंस की बुक्स के साथ, अच्छे एनालिसिस के साथ, और बहुत अच्छी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स को लें और उसको गो थ्रू करें वन बाय वन। और फिर आप अब देयर इज़ अ डिफरेंस कि जब आप पाक अफेयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ थॉरोली हिस्ट्री पेपर, जी जी। और हिस्ट्री के साथ आप करंट इवेंट्स को रिलेट कर रहे हैं, और आप जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, आप जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर्स हैं। और जब हम करंट अफेयर में जाते हैं तो इस बैकग्राउंड के साथ हम करंट अफेयर की करंट डेवलपमेंट्स पर डिबेट करते हैं। सो इस दोनों कॉम्बिनेशंस में अब होता ये है, और मोस्टली पेपर्स आप बच्चे जब पास पेपर्स देखेंगे कि एक सवाल जो पाकिस्तान अफेयर्स में आया है वही सवाल करंट अफेयर में आया है। हम जैसे पाकिस्तान अफेयर में उस सवाल को सॉल्व करेंगे वैसे ही करंट अफेयर में करेंगे, या करंट अफेयर का सवाल करेंगे वैसे ही पाक अफेयर में करेंगे, लेकिन उन दोनों की डिमांड डिफरेंट है। तो कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, और पहले दिन जब हम तैयारी कर रहे हो हम अपने डोमेन्स को पहले दिन करेक्ट रखें। जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये सफिशेंट है जो बच्चा पहली दफ़ा इसको बैठ के तैयारी करने लगा है। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर सब्जेक्ट काफ़ी वाइड इसका कोर्स भी लग रहा है, तो सर ये बता दीजिए कि कम वक्त में हम किस तरह बेहतर तरीके से पाकिस्तान अफेयर का पेपर तैयार कर सकते अच्छा, हैं? पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ज़रा लेंथी तो है, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल है कि अगर आप 2 से 3 घंटे इस की बुक्स को देते हैं और एक साइड से इसकी तैयारी करना शुरू करते हैं तो ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप इसको 1 से 1.5 मंथ में प्रिपेयर कर लेंगे सारे को। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं चाहिए। हाँ, आपको प्रॉपर गाइड चाहिए कि आपने पढ़ना कहाँ से है और क्या पढ़ना है, जी जी। और अकॉर्डिंग टू पेपर पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम पे आप इतना ना पढ़ लीजिएगा, पूरी 5 बुक्स ना पढ़ लीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम पे सवाल नहीं आना, उसका रेफरेंस आना है जी या जी। उसमें से MCQs आना है। सो हमें स्कोप को देखते हुए CSS की गाइडेड बुक्स को ही पढ़ना है सिर्फ। सही। सर नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडी है, तो काइंडली ये बता दीजिए कि इस्लामिक स्टडी का पेपर कितने मार्क्स का है, इसके कितने पार्ट्स हैं, और उसके अलावा इसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? आई मस्ट से इट इज़ अ डेंजरस पेपर,
और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में हम सब मुस्लिम हैं और मुस्लिम ये समझते हैं कि इस्लामियत हमारे घर से है, और हम शुरू दिन से नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की बातें सुन रहे हैं, तो जो कुछ जाके लिखेंगे ज़ाहिर है वही चीज़ें होती हैं। तो बच्चे शायद ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस्लामियत को कम तैयार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफपीएससी की अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो इंग्लिश एसे और प्रेसी के बाद जो सबसे ज़्यादा फेलियर है वो इस्लामियात के पेपर में। तो इस्लामियात के पेपर भी बिल्कुल वैसे ही है बाकी पेपर्स की तरह कि ये 20 मार्क्स पे ऑब्जेक्टिव है और 80 मार्क्स पे सब्जेक्टिव है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको थॉरली इस्लामिक हिस्ट्री और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उनसे मुंसलिक उनके अज़वाज मुतहरात हैं, और उसके साथ सहाबा कराम हैं, और पूरा उनका टेन्योर है, हिजरत का टेन्योर है, मक्का का है, मदीना का है, और फिर उसमें गज़वात का जिक्र है। इन तमाम चीज़ों पे हम नेटी ग्रेटी में एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है कि जो नमाज है, रोज़ा है, बुनियादी अकायद है, इस्लाम का वर्जन ऑफ रियासत क्या है, इस्लाम डेमोक्रेटिक रियासतों पे बिलीव करती है, किस तरह का खिलाफत का निज़ाम है, इस्लाम का मुआशी निज़ाम क्या है, इस्लाम का जो मुआशरती हमारा सोशल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे है। और इस्लामिक एक वाहिद पेपर है सीएसएस के अंदर जिसको आप उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी सीएसएस का सारा एग्ज़ाम हम इंग्लिश में देते हैं, लेकिन इस्लामियात में ये ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको उर्दू में भी कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं। क्योंकि हमारे करिकुलम के अंदर स्टडीज़ में कुछ बच्चे इंग्लिश से पढ़ के आ रहे होते हैं तो वो इंग्लिश में ही जा रहे होते हैं, और कुछ बच्चे उर्दू में इस्लामियत को पढ़ रहे होते हैं तो वो उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप इसको उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। डेंजरस पेपर इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको हम ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से तैयार नहीं करते। इसको तैयार कीजिए और इसका पोटेंशियल भी 70 to 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 है जो आप ले सकते हैं। सर मेरे ख्याल से तो इस्लामिक स्टडी का पेपर खासा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें अहादीस को भी कोट करना होता है, इसके अलावा आयात को भी कोट करना होता है। तो वो ये बता दीजिए कि किस तरह बेहतर तरीके से हम कम वक्त में इस पेपर को तैयार कर सकते अच्छा असनाद, जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, मुश्किल उनके लिए जो पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप हदीस को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, अगर आप आयत को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुश्किल पेपर है। आप जिस भी चीज़ को टाइम देंगे उस पर आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तैयार होंगी। सर थैंक यू सो मच। नाजरीन हमारे 2 सब्जेक्ट कंपलसरी रह गए हैं, इंग्लिश प्रीसाइज एंड कंपोजिशन, इसके अलावा इंग्लिश ऐसे राइटिंग, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी क्यूरीज जो हमें सोशल मीडिया पे मसूल हुई हैं वो भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।